मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो, डायलॉग का चौपाल। इस खास शो में आज चर्चा करेंगे कि भारत में रोल ऑफ मीडिया क्या है। इस चर्चा करेंगे हमारे मेहमान जो युवा पत्रकार संघ के जो फाउंडर चेयरमैन हैं मनोहर मनोज जी, और पूरे भारत में मीडिया को संवैधानिक दर्जा मिले इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और पूरे देश में एक माहौल बनाने का काम किया है मनोहर मनोज ने कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से हम लोग देखते हैं, कभी किसी के गोद में डाल देते हैं कि और कभी किसी को पक्षधरता में शामिल करते हैं, गिरोह में शामिल कर देते हैं, तमाम प्रकार के। आज लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता सबसे ज्यादा कलंकित जो है ना वह एरिया हो गया और पत्रकार जो है वह खाओ पियो और तमाम प्रकार के जो है सुविधा होगी और तमाम प्रकार के जो पीठ पत्रकारिता के जितने चेहरे हैं, जितने मानक हैं, आधुनिक मीडिया सब कुछ जो है उस मानक को जी रहा है। तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत स्तंभ बने, इसको लेकर के मनोहर मनोज जी काम करे। आज चौपाल पर मौजूद है। चौपाल पर हमारे राजनीतिक विचारक, चिंतक, दार्शनिक, लेखक राकेश रफीक जी, जिन्होंने भारत में आंदोलन जगत में अपनी पहचान बनाई है, खास करके आंदोलन की दुनिया में आपने आंदोलन को दिशा देने का काम किया, चौपाल पर मौजूद हैं। मित्रों आज चर्चा कर रहे हैं कि आज हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि सोशल मीडिया से, क्योंकि एक जो साइलेंट रिवॉल्यूशन है ये सोशल मीडिया, जो बिल्कुल कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया दिखती है, दुनिया के जो घटनाक्रम है वो आपकी मुट्ठी में है और कहीं अब किसी लाल पत्रा, किसी पंडित, किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, दिशा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अब गुरु भी बेकार हो गए हैं, गूगल बाबा एकदम बिल्कुल तैयार हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ भीड़ मिलेगी, कहाँ भटकाव मिलेगा, सारी बातें गूगल बाबा बता रहे हैं। इतने दिनों की जो गुरुओं की जो ज्ञान परंपरा रही है, दिशा देने की परंपरा रही है, मील का पत्थर जो हम लोग देखते थे, अब मील का पत्थर देखने की जरूरत नहीं है। गूगल मैप और ऐप डाउनलोड कीजिए और गूगल बाबा आपको दिशा देगा। ये एक रिवॉल्यूशन हुआ है और अंदाज कर लीजिए कभी पिछले मुझे लगता है कि 10 वर्षों में सोशल मीडिया का जो पूरा परिणाम जो इस्तेमाल हुआ है राजनीति में, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात हुई, इसी सोशल मीडिया की कोख से अन्ना आंदोलन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इसी मीडिया की कोख से मोदी जी की सल्तनत अभी सामने में है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल मोदी के बाद जो मीडिया का जो इस्तेमाल हुआ है वह इस्तेमाल तो आपके सामने में है। 10 साल से हुए सत्ता में काबिज है और 1 दशक से ज्यादा अरविंद केजरीवाल काबिज है। स्थिति यह है कि पहले हम लोग किसान सेल सुनते थे, मजदूर सेल, कि भाई मजदूर सेल के अध्यक्ष हैं, किसान सेल के अध्यक्ष हैं। अब कोई सेल पॉलिटिक्स नहीं है, एक ही पॉलिटिक्स है, आईटी सेल का हेड कौन है, किसान सेल के लोग हैं और उसको जानता भी इस देश में नहीं है कि ये किसान सेल का अध्यक्ष है या मजदूर सेल का अध्यक्ष है। एक ऑफिस खोल कर बैठे हुए मजदूर संघ और तमाम हम लोग सुनते थे। अब एक ही सेल है राजनीति में, वह आईटी सेल। कांग्रेस का आईटी सेल कौन देख रहा है और बीजेपी का आईटी सेल कौन देख रहा है? यह जो क्लाइमेक्स है मीडिया के इस्तेमाल का, हम लोग चर्चा करेंगे और आगे, लेकिन मैं विषय प्रवेश करा दूं कि आज कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 70,000 जो न्यूज़पेपर वाला यह देश है और 690 तो केवल यहाँ चैनल हैं, जितने कम्युनिकेशंस के, सिनेमा, साहित्य तमाम जो है, लेकिन 690 न्यूज चैनल में 80 तो केवल न्यूज चैनल है। हम लोग पहले जब यह सोशल मीडिया का जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, हम लोग कल्पना करते थे, कभी सब कहते थे अरे अब तो ईमेल से ही शादी हो जा रही है। भारत की संस्कृति में तो फीमेल से शादी होती रही है, ये ईमेल से कैसे शादी होगी? और ईमेल फीमेल से दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केवल 7.5 मिलियन इंस्टाग्राम पर उसके ग्रुप हैं और 85 मिलियन तो मोदी जी के फॉलोवर हैं। अब उनको कार्यकर्ता, प्रशंसक, इसकी कोई दुनिया नहीं है। आभासी दुनिया जो है
जो वर्चुअल वर्ल्ड है, हम लोग लगातार इस चौपाल पर भी एक्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड की डिबेट पर बात करते रहते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं कि किसके कितने फॉलोवर हैं, अब कार्यकर्ता को कोई पूछता नहीं है, समर्थक को कोई पूछता नहीं है, सब कुछ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो कलरव है, ट्वीट मतलब कलरव जो है, कौन जो चल रहा है, अब कोई सिद्धांत की बात, सब कुछ अब सोशल मीडिया पर है। अब धरना प्रदर्शन भी सब सोशल मीडिया पर ही होगा, इसी पर हुए। अब तो सेमिनार भी सब खत्म हो गए, अब वेबिनार चल गए हैं। मुझे लगता है कि यह दौर जो है छवि निर्माण का, जो लोग छवि बना रहे हैं, मैं तो यह मानता हूं कि छवि का जो निर्माण है वो निषेध से लेकर के निषेध तक वो प्रक्रिया चलती है। क्योंकि पहले हम लोग बचपन में निगेटिव रखते थे जेब में, फिर उससे पॉजिटिव बनाते थे। तो ये जो छवि बनाने का जो मामला था, पासपोर्ट साइज का फोटो, वो निगेटिव रखते थे। फोटो बनता ही है निगेटिव से। राजनीति में जो चेहरा चमकाया जा रहा है या जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जिनकी छवियां बन रही है, इसके मूल में, इसकी बुनियाद में निगेशन है, निगेटिव है। इसी निगेटिव से ये जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स दिख रहा है, इसकी बुनियाद में निगेटिव है। हम बात करेंगे चर्चा, यह जो मीडिया को लेकर के मुद्रों की भी बात होती थी कि किस देश की सरकार बनेगी, कब तक चलेगी, कब कौन सरकार बनेगी, सरकार के निर्धारण का काम, ये तमाम प्रकार की जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, जो जाइंट, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो, तो ये लोग पैसा फंड करके कैसे कैसे जो है इस देश में नया नेतृत्व गढ़ा जाए, नया माहौल गढ़ा जाए। और मीडिया इंपीरियलिज्म जो है, मीडिया साम्राज्यवाद, जो निश्चित रूप से कल्चरल स्लेवरी लेकर के आया है, मीडिया साम्राज्यवाद, कितनी पूंजी लगी है और तमाम प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यह मीडिया ध्वस्त कर दे रहा है। हम चर्चा इस पर भी करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि जो बिल्कुल आजादी के पहले, जो मॉडर्न वर्ल्ड के पहले, जब वह दुनिया को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के नाम पर जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यहाँ आया, उसके बाद जो है अमेरिकन इंपीरियलिज्म, दुनिया में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अमेरिकन इंपीरियलिज्म का इंपैक्ट होता है। और वह जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म आया था तो कहा कि हम अब तो दुनिया को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने के लिए आए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। और इस दोनों जो पोस्ट मॉडर्निज्म, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जो टूल्स हैं, आज इस टूल्स में मीडिया सबसे बड़ा टूल्स बना है पूरी दुनिया में परसेप्शन निर्माण करने में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मीडिया इंपीरियलिज्म है, जो मीडिया से जो साम्राज्यवाद है, यह मूलतः कल्चरल इंपीरियलिज्म है। मुझे लगता है कि इतना महत्वपूर्ण मीडिया का रोल है देश और दुनिया के लिए, और हर घर बदल रहा है। और देखते देखते हमको पता नहीं चला है कि संगठन, सरकार, समाज, परिवार, सबके मूल्य बदल चुके हैं, एक नया मूल्य गढ़ा जा चुका है। निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि यह प्रतिगामी है, कोई कहते हैं कि मीडिया का चरित्र पुरोगामी है। ये प्रतिगामी है कि पुरोगामी है? मीडिया का क्या रोल है? केवल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, या फिर जो सांस्कृतिक परिवर्तन का आज का मीडिया औजार बना है, इस औजार तक क्या भविष्य में इस्तेमाल होगा, क्या इसके परिणाम होंगे? सीधे तौर पर आज राकेश सर को बाद में बोलना है, मैं मनोज जी से, क्योंकि मीडिया को लेकर के मनोज जी ने अपनी किताब में भी, और मैं जब इनके हस्ताक्षर अभियान को मैं लगातार देश में देखा कि इतना मजबूत, इतना सेंसिटिव मामला है, इस सेंसिटिव मामले में और सरकार और तमाम लोग, एजेंसियां किस प्रकार से लापरवाह है, और अगर इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा। जीवन के तमाम, समाज जीवन के जो तमाम क्षेत्र हैं जो मीडिया से प्रभावित है, और जिससे प्रधानमंत्री पैदा हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पैदा हो रहे हैं, देश की संस्कृति नहीं पैदा हो रही है, इस महत्वपूर्ण भूमिका में हम लोग जो है चर्चा करने के लिए बैठे इस चौपाल पर। मैं मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज इस सवाल को देख रहे, क्योंकि डॉक्टर राकेश रफीक साम्राज्यवाद के तमाम चेहरे के बारे में जानते हैं, और लगातार देश को इंपीरियलिज्म का जो न्यू डेंजर है, इंपेंडिंग डेंजर है, ये कल्चरल स्लेवरी, सांस्कृतिक दासता का जो नया दौर है, अब कोई जियोपॉलिटिक्स का मामला नहीं है, आर्थिक गुलामी के दौर से भी बाहर निकले हैं, भौगोलिक गुलामी भी नहीं है। अब जो इस देश दुनिया में गुलामी आने वाली है, वो सांस्कृतिक गुलामी आने वाली है, जिसमें इस मीडिया का रोल बड़ा होने वाला है। मैं सीधे तौर पर दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मनोज जी और डॉक्टर राकेश रफीक आज बहुत ही संवेदनशील अपनी बात रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, ऑफ नहीं कर दीजिएगा, और यह कोई सामान्य विषय नहीं है कि आप जो है एक बार
चौपाल को, डायलॉग को टच किया, आप आगे चले गए। आप बने रहिए, 20-25 मिनट समय आप दीजिए और अपने माननीय अतिथि जो स्कॉलर है इसकी बात को सुनिए, और बहस अगर अच्छी लगे तो तुरंत आप जो सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए, लाइक कर दीजिए, और डॉक्टर राकेश रफीक मनोज की बातों से सहमत है असहमत है टिप्पणी अवश्य करें। सीधे तौर पर इन बातों को कहते हुए डॉक्टर मनोज के पास मानना चाहता हूँ। मनोज जी क्या देखते मीडिया का और वर्तमान स्थिति को देखते हैं? मनोज जी। देखिए, सवाल रोल का नहीं है, सवाल जो है अभी जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में जिस मीडिया के जरिए चुनाव पे पूरा देश चर्चा कर रहा है, चुनाव के बैरोमीटर का पता कर रहा है और चुनाव के पूरी फिजा और चुनाव की पूरी डायनेमिक्स सबको जान रहा है, तो उस मीडिया पर विमर्शित होने वाले तमाम राजनीतिक सवालों के खुद मीडिया पर भी विमर्श करना जरूरी है। और बड़ा आपने अच्छी पहल की कि आज मीडिया पर विमर्श का आपने जो है विषय चुना। आपने अपने विषय प्रवेश में मीडिया के तमाम अनगिनत सवालों को एक साथ उठाया है, लेकिन वर्तमान मौजूद 18वीं लोकसभा का चुनाव है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में करीब 45 दिनों के महायज्ञ में 7 चरणों के चुनाव में अलग अलग मीडिया की एक विशाल दुनिया, जो एक परंपरागत मीडिया थी और दूसरा सोशल मीडिया। परंपरागत मीडिया में आपका प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, डिजिटल मीडिया और फिर जो है सोशल मीडिया, जो 2010 के बाद भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय समाज में जिसकी एक विशाल दस्तक हुई है अलग अलग पैमानों के जरिए। जैसे कि हम परंपरागत मीडिया में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, पीरियोडिकल, डिजिटल, वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया के भी तमाम प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जिसका नाम अब एक्स पड़ गया, इंस्टाग्राम, लेनदेन जैसे कई सारे जो है प्लेटफॉर्म है। तो आपने जो इस टॉपिक की जो बात की है, मुझे लगता है कि ये सवाल इसीलिए बड़ा लाजमी है कि कहीं ना कहीं मीडिया को पहले किस तरीके से हम देखें, परिभाषित करें। आपने अभी तक जितने विषय प्रवेश में बात की, न केवल आप बल्कि आप जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर से आप मीडिया को लेकर के तबसरा सुने या खुद मीडिया में काम करने वाले असंख्य लोगों से आप तबसरा करें, बड़े दुर्भाग्यजनक तरीके से मीडिया को वो उनकी मुहिम का एक टूल मानते हैं। अब जैसे आपने भी कहा और कई लोग कहते हैं कि मीडिया इसमें साथ नहीं दे रहा है, इवन कि कई सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ के लोग, कई आंदोलनों के लोग ये बार बार कहते सुने जाते हैं कि मीडिया का हमें साथ मिला। तो कहने का मतलब ये कि साथ मिला, व्हाट डज इट मीन? भाई मीडिया का तो कायदे से साथ तब मिलना चाहिए कि जब आप कोई नैतिक बल लेकर के चल रहे हो और उस नैतिक बल का साथ मीडिया दे रहा हो। और इस समाज में जितने डायनेमिक्स होते हैं उसमें तो असंख्य तरह के काम होते हैं। कोई स्मगलिंग करता है, कोई अपना धन बनाता है, कोई जो है राजनीतिक अपने लक्ष्यों में लगा है, कोई सामाजिक मुहिम चला रहा है। अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सोशल, नॉन सोशल, सिविल, नॉन सिविल, तमाम इंटरेस्ट में लगे हुए और सबको मीडिया का साथ चाहिए। तो उनको किस तरीके का मीडिया का साथ चाहिए कि मीडिया उनके काम का एक टूल बने, और वह कैसा टूल कि आपका वो पब्लिसिटी एजेंट बने, आपका वो माउथ पीस ऑर्गन बने, आपका वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लाउड स्पीकर के रूप में, आपके एक पब्लिसिटी एजेंट के रूप में, आपके क्राइसिस मैनेजर के रूप में वह मीडिया आए। आपकी अपेक्षा ये है। और दुर्भाग्य से जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम मिसाल के तौर पे अभी के चुनाव में 2 राजनीतिक धड़ों का नाम ले रहे हैं। एक तो सत्तारूढ़ एनडीए नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में चल रही, और दूसरा नवगठित इंडिया ब्लॉक। दोनों लोग मीडिया को लेकर के अपनी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि मीडिया हमारा साथ दे रहा है, यानी कि मीडिया को वो बतौर केवल पब्लिसिटी एजेंट देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी ने अभी उत्तर प्रदेश की एक सभा में यह बात की कि मीडिया जो है हमारी बात सुने। उनके प्रवक्ता पवन खेरा का कहना है कि हमारे पास 1 हफ्ते के लिए तमाम जांच एजेंसियां दे दो और 1 दिन के लिए मीडिया दे दो। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है
कि मीडिया आपकी कोई ऐसी एक एजेंसी है, जो आपका एक ऐसा माध्यम है जो केवल और केवल आपकी पब्लिसिटी के लिए काम करे। दुर्भाग्य से यह जो नैरेटिव है, और तो और खुद मीडिया कर्मी जब बात करता है तो मुझे लगता है कि वह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ही एक तरह से बोरो करता है या बाई करता है। यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर दो धड़े में बटी है, तो हमारे मीडिया कर्मी भी ये कहते हैं, जैसे हमारे अखिलेश जी जो आज नहीं आ पाए, वो एक बात कह रहे थे कि वो फलाना किसी मीडिया हाउस में गए तो पूछे कि आप हमसे काम लेंगे तो आप बताइए आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अब वो नेचुरली आइडियोलॉजी में बोलेगा कि हम मोदी विरोधी हैं या मोदी समर्थन है। कितनी विडंबनाजनक और कितना दुर्भाग्यजनक इस मीडिया के लिए, जो लोकतंत्र का चारों अंगों में, ठीक है ये पदेन अंग नहीं है, एक अनौपचारिक अंग है, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलावा जो मीडिया जो एक अंग है, मुझे लगता है कि मीडिया का भी एक अपना अलग आइडियोलॉजी है। और वो आइडियोलॉजी क्या है कि हर अन्याय, हर शोषण, हर व्यक्तिगत उसको तुरंत काट दे। इन्हीं के कॉल आ जाते हैं बीच में, तो बात रखने में दिक्कत होती है आपको। तो कॉल जब आते तो मीडिया का जो बेसिक कर्म है कि हर अत्याचार का, हर अन्याय का, हर शोषण का, हर दुराचार का, हर कदाचार का, हर भ्रष्टाचार का, हर व्यभिचार का, हर तरीके की असमानता, हर तरीके की जितनी भी द्रुपताएं हैं समाज में, उसको लेकर के उसके खिलाफ जन जागरण करना। और जन जागरण करके आपका काम है पब्लिक ओपिनियन बनाना, यानी कि आप एक जनमत का निर्माण करते हैं। लेकिन आज किसी मीडिया कर्मी या किसी मीडिया हाउस के जरिए ये बात रेखांकित नहीं होती कि हम कहीं ना कहीं जनमत का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि हमको एक वाया मीडिया, मतलब कि पब्लिसिटी एजेंट, मतलब कि आपका जो है एक माउथ पीस ऑर्गन, और सारी पार्टियों ने ये बात जो है ना अपना ली है। अब मैं मिसाल देना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के अभी पहली बार मीडिया से रूबरू होने का हम जो है एक तरह से, नहीं मेरी कोई कॉल नहीं आ रही है, मेरी कोई कॉल नहीं आ रही है, मेरा एकदम एज यूजुअल है। कॉल आता तो मुझे समझ में आता, कोई और किसी तरीके की बाधा होगी, और आप उस बाधा पर बिल्कुल ध्यान न दें। मुझे लगता है कि हम लोग शो को थोड़ा औपचारिक बना के रखें तो ज्यादा अच्छा है। मैं थोड़ा सा कंक्लूजन ये कर दूं कि नरेंद्र मोदी ने अभी जितने लोगों के साक्षात्कार दिए, अब सबसे पहले कि उन्होंने जो है अपने खास वैसे चैनलों को जो उनसे टेढ़े सवाल न कर सकें, और उन चैनलों के द्वारा वो सवाल जो कहीं ना कहीं लगता था कि पीएमओ के द्वारा वो सवाल दिए गए या उनके एरियाज तय कर दिए गए कि आपको सवाल करना है तो राम मंदिर को लेकर सवाल करना है, आपको पीएम की जो करप्शन पर नैरेटिव है उसे लेकर के सवाल करना है, आपको अपने जो चुनावी एजेंडा या 400 पार का जो है वो पीएम के और भाजपा के नजरिए से करना है। और ठीक इसके बरक्स जब राहुल गांधी सभाओं में जाते हैं तो मुझे लगता है कि वह कहते हैं कि काश मीडिया उनका क्यों नहीं पब्लिसिटी एजेंट बन जाता। राहुल गांधी यदि यह कहते कि देश की मीडिया में जो परंपरा 200 सालों से बनी रही, और वह मीडिया जो लोकतंत्र का एक प्राणवायु है, एक इंस्टेंट रिलीफ देने वाला एक ऑर्गन है, आम जनता की पैरोकारी करने वाला एक लोकतंत्र का अंग है, हम उसे एक अलग संवैधानिक या स्वतंत्र या जो भी कह ले, देखिए स्वतंत्र कहने से केवल काम नहीं चलेगा। स्वतंत्र कहेंगे तो अंबानी, अदानी, टाटा और ये तमाम जो पूंजीवादी समूह है वो मीडिया की स्वतंत्रता का फायदा लगा करके उसमें निवेश करेंगे। और यह भी मैं बता दूं कि मीडिया का अर्थशास्त्र कभी भी व्यवसायियों को लुभाता नहीं है। अर्थशास्त्र का जो उसका परोक्ष पार्ट है, जो परोक्ष रूप से उनके और बिजनेस इंटरेस्ट के लिए एक सेफ पैसे देने का काम करता है, मीडिया उसी के आधार पर पूंजीपतियों को लुभाता है और आकर्षित करता है। तो मीडिया को स्वतंत्र दर्जा देना और वो लोग जो फुल टाइम मीडिया पर के रूप में काम करते हैं उनके लिए एक संविधान में एक स्पेशल, उनके लिए एक स्टेटस स्पेस और उनका एक ऑरा देना लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी एक तरह से मांग है, जिसको लेकर के सरकारें, समाज, सोसाइटी, संविधान के तमाम इदारे, बुद्धिजीवी, दार्शनिक तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं
खुद मीडिया के लोग भी भ्रम की स्थिति में हैं। उनके दिमाग में केवल यह चक्कर काटता है कि हम किस ग्रुप से जुड़ते हैं, कहाँ मेरी आर्थिक आजीविका सुनिश्चित होती है, और जो उनका एक आइडियोलॉजिकल मोह है, जो उनका जो आइडियोलॉजिकल मोह है, जो उनके दिल में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए जगह मिल गई है, वही हर तरीके से उनकी मीडिया की आइडियोलॉजी को डोमिनेट करता है। मुझे लगता है कि अभी जो मीडिया का मायने ये है कि सोशल मीडिया ने औपचारिक मीडिया को बहुत बड़ी चुनौती दी है। सोशल मीडिया ही अब सबके ध्यान के केंद्र में है, और वह सोशल मीडिया इस सरकार से आजिज उन तमाम मीडिया कर्मियों का मंच बना है, और वह मीडिया कर्मी सरकार मीडिया के पूरी मांग को न रख करके, मीडिया की पूरी पर्सपेक्टिव न फरोज करके, वो मीडिया में आपसी गैंगवार में लग गए हैं, और उस गैंगवार के तहत एक का नाम गोदी मीडिया दिया गया है और एक का नाम कुछ और जो डिजाइनर मीडिया दिया गया है। मुझे लगता है ये टर्म गलत है। सीधे सीधे एक निष्पक्ष मीडिया और एक पक्षपाती मीडिया, या मीडिया आप यह कहें तो वह मीडिया जो बिल्कुल सही राह पे चलता है, और वह मीडिया जो बिल्कुल गुलाम मानसिकता में जी रहा है। तो हमें पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करना चाहिए, और जब हम यह काम करेंगे तो मोदी के बहुत सारे कारनामों की हम आलोचना भी करेंगे कसौटीवार, लेकिन उसके अच्छे कामों की तारीफ भी करेंगे, और विपक्ष को एक नया स्पेस और उनके खिलाफ जो सत्ताधारी दल अन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ भी बोलेंगे, और विपक्ष का जो विजन का जो श्रिंकिंग है, जो संकुचन है, उसके खिलाफ भी बात करेंगे। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। इस लाइन पर हर सही को सही और हर गलत को गलत का जब तक हम मीडिया का एक अलग ऑरा डेवलप नहीं करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र पर संकट हमेशा विराजमान रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने जो है मीडिया की स्वतंत्रता, जो मीडिया का चरित्र रहा है, वो अस्थायी विपक्ष का, टॉर्च बियरर का, सत्ता को बिल्कुल दिशा देने का, और जो पक्षधरता की बात है वह कहीं होती नहीं है। वहां जब सत्य है, सत्य के साथ ही मीडिया खड़ा होता है। इसकी अपेक्षा आप करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि केवल मीडिया जगत में मूल्यों का क्षरण हुआ। मूल्यों के क्षरण का सिलसिला जीवन के हर क्षेत्र में हुआ है। धर्म क्षेत्र में हुआ, राजनीति में, समाज में, आंदोलन, परिवार में, हर जगह हुआ है। तो मीडिया बचा नहीं रह सकता है। मनुष्य की जब चेतना, उसका चरित्र जब डिग्रेड होगा तो निश्चित रूप से मीडिया भी प्रभावित होगा। अब मैं सीधे तौर पर, अब राकेश जी के पास में ही पूरा समय है, पूरा फील्ड है। हम लोगों का समय आज निर्धारित 10 से 12 मिनट हम लोग के पास वक्त है। आप ही को बोलना है। हमने विषय प्रवेश में कई बातें कही है, न्यू इंपीरियलिज्म, और यह जो मीडिया इंपीरियलिज्म है, मीडिया साम्राज्यवाद शब्द है अभी, और ये क्लासिकल जो प्रोस्टिट्यूशन है, अब शब्द यह है, ये मेरा शब्द नहीं है, यह जो छवि बनाने का काम है, मार्केटिंग का जो शब्द है कि मीडिया मार्केटिंग करेंगे, मीडिया के साथ मार्केटिंग शब्द बहुत ही गलत। हम लोग के यहाँ तो बाजारू कहना गाली एक तरह से था, बाजारू कहना, लेकिन मीडिया जिस बाजार में खड़ा है, बाजार मतलब जो पैसा देगा मीडिया उसका काम करेगा। यह सब जो चरित्र हुआ, यह सांस्कृतिक गिरावट का जो ये नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसको डॉक्टर राकेश रफीक, वैश्विक परिस्थिति, वर्तमान और भविष्य, बारी आपकी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, दुनिया में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई तो उसके साथ एक कंसेप्ट आया कि भाई सरकार तो कोई भी बनेगी लेकिन उसके विरुद्ध दबाव गुट होने चाहिए, जो उस पर दबाव बनाए रखे, तभी वो लोकतंत्र का उपयोग जनता कर पाएगी। तो उस समय अखबार निकालने का युग था, छोटे छोटे, बाद में बड़े बड़े अखबार हो गए। तो अखबारों को ये माना जाता था कि वो एक सच्चाई को सामने लाके सरकार पर दबाव बनाए रखे, और अखबारों ने एक मॉडल भी दुनिया में कायम करा कि उसके पत्रकार उस समय वैल्यू ओरिएंटेड थे, आसानी से झुकते नहीं और सही बात कहते थे। अब भारत जैसे देश में ये लड़ाई स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ी हुई है। लोगों ने अखबार निकाले बंग भंग के समय, सरकार ने उन पे मुकदमे बनाए, सरकार ने फिर एक्ट बनाए कि भाई इन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि आम जनता में घूमना और भाषण देने से ज़्यादा अखबार काम कर पा रहे थे, क्योंकि बड़े नेता लिखते थे उसे लोग बांट देते थे। इसी उसमें अभी एक पिक्चर बन गई है, उसमें आप देखिए, पहले हम लोग जेपी की किताब में पढ़ते थे
कि नेपाल से एक रेडियो चलाया गया, पहले बम्बई से चलाया गया, तो अभी तो उषा मेहता की पिक्चर बन गई है मेरे वतन क्या। तो रेडियो के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जो काम किया गया, अंग्रेज परेशान हो गए और उन्होंने उसका दमन किया। आज़ादी के बाद भी हमने लंबे समय तक ये देखा कि मीडिया वाले मामले में सरकारें या मीडिया की खरीदारी या मीडिया पे दबाव के मुकाबले संपादकों की, उच्च स्तरीय संपादकों की नियुक्ति, और मीडिया हाउस में संपादक ही अखबार का मालिक है, वो चलाएगा। न्यूज़ क्या छपेगी, संपादक जाने, एक गरिमा, और उसके नीचे पत्रकार। लेकिन धीरे धीरे हमारे सामने ये सब चीज़ें परिवर्तित होने लगी कि अखबार वालों को मकान मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में पहले अर्जुन सिंह ने करा, फिर धीरे धीरे हो गया कि सब अखबारों को कैसे मैनेज करा जाए, उनसे वही खबरें छपवाई जाए, और धीरे धीरे पूंजीवादी दुनिया में उपभोक्ता समाज बनने में मूल्य खत्म हो गए, नैतिक मूल्य खत्म होते चले गए, पैसा इंपॉर्टेंट होता चला गया। तो हर आदमी को पैसा चाहिए, तो अगर पैसा मिल रहा है तो डील कर लो, ये दुनिया आ गई। लेकिन अब इससे बड़ी बात जो आ गई वो ये आ गई कि वैश्विक शक्तियां जो है, जैसे हमारे रॉकफेलर वगैरह लोग जो है, उन्होंने जो मीडिया हाउस संचालित करने शुरू करे, तो वो बहुत बड़ा कंट्रोल करने लगे। साहब, फोर्ब्स में छपेगा कि दुनिया की 10 बड़ी ताकतवर औरतें कौन, और अगर वो छप जाएगा तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर वंदना शिवा को छाप देंगे तो भारत में वो इंपॉर्टेंट हो गई, और अगर सोनिया गांधी को छाप देंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से पूरा कंट्रोल उनका चला। लेकिन ये भी युग उतना कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब जो नया युग आया, जिस पे हम बहुत खुश हैं, सोशल मीडिया हो गया, स्वतंत्र हो गया, इस युग में मुझे एक बात याद आती है कि जो पिछले समय में आंदोलन हुए भारत में भी, लेकिन सबसे पहले ट्यूनीशिया में हुआ। अब ट्यूनीशिया में हमें एक कहानी सुनने को मिली कि ट्यूनीशिया में कोई लड़की थी, उसने फेसबुक पे कोई पोस्ट लिख दी, उसकी पोस्ट पे लोगों ने कमेंट्स किए अच्छे, फिर उसने फेसबुक पे लिख दिया कि इस जगह इकट्ठे हो जाओ, लोग इकट्ठे हो गए और क्रांति हो गई। यानी ये जो खेल सेट हुआ अमेरिका से पूरे अरब वर्ल्ड में, यानी इस खेल में कर्नल गद्दाफी उड़ा दिए गए, खत्म हो गए, जो इतने स्ट्रांग थे। तो ये जो खेल सेट हुआ, इसमें फेसबुक और इस मीडिया का बड़ा रोल। अब फेसबुक को संचालित कौन कर रहा है? तो जो इम्प्रेस पावर है, यानी CIA जो है, उसके रिटायर्ड लोग, या जो पहले CIA में थे, अब वो डायरेक्टर बन के यहाँ आ गए, गेम हो रहा है। तो अब आज जो चीज है, इसी तरह हमने देखा जब आंदोलन चल रहा था अरविंद का, तो एक बार CPM के लोगों ने, आंगनबाड़ी के लोगों ने, एक बार उदित राज ने, कई लोगों ने प्रदर्शन करे पास में, और उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन वो बेचारे परेशान थे कि हम जंतर मंतर पे इतनी संख्या लेके आए, लेकिन हमें तो कोई दिखा नहीं रहा, और यहाँ कम लोग बैठे हैं तब भी दिखाया जा रहा। तो वो उसी कड़ी में इस आंदोलन को भी प्रसिद्ध करके, ये पहला आंदोलन हमारे जीवन में ऐसा था जिसको मीडिया चला रहा था ऊपर से लेके नीचे। यानी अगर मुरादाबाद में मीडिया कह रहा है, पत्रकार किसी भी आदमी से, डॉक्टर से, कि डॉक्टर साहब आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए और ये झंडा उठा लीजिए या खाट डाल के बैठ जाइए, उसको कवर करें, तो बैठ गए डॉक्टर साहब, 10 आदमी शहर में बैठ गए, आंदोलन आगे बढ़ गया, 20 ग्रुप हो गए, फेसबुक संचालित होने लगे। और जो लड़का फेसबुक पे बैठता था वो एक पीरियड में अरविंद से ज्यादा कंट्रोल कर रहा था पूरे देश को। बाद में निकाला गया क्योंकि वो रविशंकर का आदमी था, और हमने भी सोचा था उसे जब अलग हुए कि भाई इतना बड़ा इसके पास रिकॉर्ड है, तो इसको जो है
हम अपने साथ रख लें अन्ना टीम में, लेकिन वो काम नहीं आया और अल्टीमेटली उसने वो सब सोर्स जी बेचे। तो जी कुल मिला के अब दुनिया में एक ऐसा डिजाइन आ गया कि बच्चों तुम खेलो मेरे आंगन में, और जब जी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें डांट दूंगा और खेल रोक दूंगा। जी तो ये अमेरिका में बैठ के ट्विटर से जी लेके जो सारी चीजें चल रही हैं, तो जी ये हम लोगों को एक अलग तरह की चीज दे दी, सब लोग लगे पड़े हैं उस पर दिन भर। जी लेकिन यूट्यूब पे भी, आपके यूट्यूब पे आपके चैनल जी को कभी भी बंद करा जा सकता है। अब बहुत से लोगों के बिल्कुल चैनल बंद हो, बंद जब हो उन्हें रहे हैं। लगा जी कि आपकी बात इस ओर जा रही है। हमारे यहाँ तो एक छोटा सा अपना बच्चे ही चैनल बनाता था, नोमान जमाल, उसे यूट्यूब में इतने करोड़ बन गए, इतना पुरस्कार भी मिल गया, बटन भी मिल गया, बंद कर दिया चैनल कि आपका जी चैनल नहीं चलेगा। तो कंट्रोल तो सब वही है। अब उसमें जी हमें उन्होंने छूट दे दी, जैसे वो इम्पीरियलिज्म जो है विचारों की स्वतंत्रता की इतनी छूट देता है कि आपका विरोध पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, दोनों का माइंड वहीं से सेट करेंगे। अब जी इसका एक अगला चरण शुरू होने जा रहा है, वो है एआई का। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वही वीडियो बना देगी। तो दुनिया में कोई डिबेट चलानी है तो उस डिबेट के मान लो 5 पक्ष होते हैं, तो 5 पक्षों के वीडियो सेंटर से ही चल पड़ेंगे और उन्हें देख देख के दूसरे लोग बनाते रहेंगे। और जो देखने वाला है उसने जो पक्ष चूज कर लिया, अपनी ओपिनियन से जिसके मिल गया, तो उसको फिर उसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, तो उसे लगता रहेगा कि दुनिया में हम आगे बढ़ गए और हमारी बात बहुत चल रही आवाज है, जो है तमाम लोग यही बिल्कुल। वीडियो बना रहे हैं। जी तो ऐसा हो गया दुनिया में, तो अब हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें लगेगा सारे यूट्यूब पे लगातार वही चैनल आ रहे हैं जो हम सोचते हैं कि बीजेपी हारेगी, वही आ रहे हैं। और बीजेपी के आदमी को लग रहा है सारे चैनल यही बता रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। उसमें डॉक्टर ये साहब राकेश जो रफीक जी, उसमें केवल एक है कि अगर एक बार आपने यूट्यूब पर एआई आपके दिमाग को पढ़ रहा, आप देखते क्या है। अगर आपने बकरी पालन आपने एक बार सर्च कर लिया तो हजारों न्यूज जो है बकरी पालन का आ जाएगा। अगर आपने दर्शन की कोई बात आपने पूछ ली तो एआई आपके माइंड सेट को समझता है कि आप सपना क्या देख रहे हैं, आप कितनी देर तक किस खबरों पर टिके रहे हैं, आपके ब्रेन को वह पढ़ रहा है और उसी प्रकार की खबरों को, उसी प्रकार के दृश्य को परोसता है। हम लोग यह कह रहे हैं कि पिछले, मैं तो यह समझता हूं कि आज जो शब्द है ट्रेंडिंग का, ट्रोल का, वायरल होने की, ये जो तमाम प्रकार के, इन शब्दों से मेरा कोई आकर्षण नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि आईटी सेक्शन तो डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत पहले 1925 में बनाया था, जिसको आरएसएस कहते हैं। बाद में मधु लिबे ने कहा मीथ एंड रियलिटी में कि र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। मुझे लगता है डॉक्टर हेडगेवार को बहुत बड़ी जानकारी रही होगी कि भाई हमारे स्वयंसेवक जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में है, एक बात अगर नागपुर से उठेगी तो पूरे देश में फैल जाएगी, और ऐसा होता था। इसीलिए मधु लिबे ने कहा था कि द अदर नेम ऑफ आरएसएस इज र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। अब आरएसएस इसलिए भी अप्रासंगिक हो गया है कि यह र्यूमर फैलाने का काम, प्रोपेगेंडा का काम और ट्रोल कराने का काम मोदी के जो लगभग लाखों कार्यकर्ता, मतलब कि कितने हैं उसको मैं सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहता हूं कि कैसे कैसे एक एक शब्द एजेंडा सेट करने वाला, उसको वायरल करने वाला, तमाम लाखों लोग इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर के यह है कि अभी चुनौतियां, जो मेरे प्रश्न गंभीर थे, भारत में सांस्कृतिक दास्ता का शिलान्यास हो चुका है और इस दास्ता पर भारत की पहचान समाप्त होकर के यह पहचान का संकट दूसरी जगह भी है। सोशल मीडिया में जिस तरह के मूल्य गढ़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जिस प्रकार के चरित्र बनाए जा रहे हैं, अब मां से रिलेट नहीं होकर के वो बाबूजी की पत्नी हो रही है,
तमाम प्रकार के संबंध, संवेदना, संबोधन, यह सब केवल शब्द रह गए हैं। अर्थ खोते शब्द का यह संधि काल है। जो केवल जो राजनीतिक बातें, मीडिया का जो राजनीतिक स्वरूप है, जो डेमोक्रेटिक फेस है, जो सरकारी चेहरा है, सरोकारी चेहरा जो मीडिया का होना चाहिए, मीडिया प्रो गवर्नमेंट या प्रो डेमोक्रेसी, प्रो सोसाइटी, यह जो सरोकार और सरकार के मामले हैं, मीडिया इज ए गवर्नमेंट या मीडिया एक सरोकार है या मीडिया एक सरकार है। मनोज जी की चिंता यह है कि मीडिया की एक स्वतंत्र और स्वतंत्र शब्द भी समय समय पर वो बदलता है। हाँ, निश्चित रूप से समय समय पर स्वतंत्र शब्द भी बदलता है, मतलब रिलेटिव मुझे लगता है कि कल हाँ हम फिर कल आपसे बात करेंगे विषय आज के। हाँ, दिक्कत आज हो रही थी बहुत कि हम लोग को रिदम नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, बार बार वो ऑफ स्क्रीन हो रहे हैं, आवाज इको हो रही है। यह स्ट्रीम यार्ड की कोई दिक्कत है, ऊपर से ही जो बातें स्पष्ट रूप से नहीं जा रही, लेकिन मामला गंभीर है। इसके कई पक्ष को लेकर के हम लोग बात करेंगे, कल भी बात करेंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता यानी क्या, मीडिया फॉर द मीडिया है, अगर आर्ट फॉर आर्ट से कला केवल कला के लिए है या कला नैतिकता और उद्देश्य के लिए भी है, अगर आजादी की लड़ाई में मीडिया टूल्स बना, आज जो लोग कह रहे हैं कि हम तो हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो यूज हो रहा है, मिसयूज नहीं हो रहा है। तो जो बातें आपके लिए यूज है वो दूसरे के लिए मिसयूज है, आपके लिए उपयोगी है मीडिया तो बहुत ठीक है। इसलिए जो विचार का कि मीडिया बातें ही अपनी रख दे, हमारा ज्ञान तंत्र खुला रहे, यह लिसनर को, रीडर को, देखने वाले को यह तय करना है कि हमारी समझ क्या बनी है। आप केवल समझने का दरवाजा खोल सकते हैं, आप परसेप्शन इंपोज नहीं कर सकते, आप ओपन कर सकते हैं विषयों को कि लोगों को समझने दीजिए, आप अपनी बात को थोपिए मत। और जो सेलेक्ट, जो मनोज जी कर रहे थे कि सारे नैरेटिव्स तय होते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछना है, और पहले ही पत्रकार को सेट कर दी जाती, यही एक प्रश्न करना, यही जवाब देना, ये एक स्क्रिप्टेड जो फ्रेम्ड जो सारी चीजें चल रही है। मुझे लगता है कि अब हम लोग के पास में समय एक एक मिनट में अगर संक्षेप में वो रिलेट कर दे बात को, कुछ कहना चाहते कहें, और फिर नहीं तो कल हम लोग शो में अपनी बात को रखेंगे। मनोज जी, क्योंकि 3 मिनट का समय, 1.5 मिनट पर भी बात करें। दरअसल हमने एक साथ मीडिया के सैकड़ों सवालों को एक साथ कॉकटेल बना दिया। मुझे लगता है इससे कोई हल नहीं निकलेगा। क्यों कि आज हम केवल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, और मीडिया का काम है जनता को सही राह दिखाना, सही पर्सपेक्टिव दिखाना। यदि मोदी राष्ट्रवाद और विकास का अगर विजन दिखा रहा है तो मीडिया दिखाए, लेकिन मोदी यदि डिक्टेटरशिप, वन मैन शो और तमाम चीजों को डिक्टेट कर रहा है तो मीडिया उसका भी पर्दाफाश करे। अगर विपक्ष में अगर मीडिया को बेचारा बताया जाए तो वह भी ठीक नहीं है। यह तय कौन करेगा कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं, डिक्टेट करे, तय कौन करेगा? इसका मानक क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्र के नायक हैं, वन नेशन वन पीपुल। अब तो वन लीडर की बात हो रही है, वह दूसरे के लिए मोदी महान है, कैसे तय करेंगे? देखिए, एक हर लॉजिक का एक स्टैंडर्ड लॉजिक बना हुआ है, और उसी लॉजिक के लक्ष्मण रेखा पर हम सारी बातें करते हैं। तो उस लक्ष्मण रेखा को तो लेकर के चलना होगा। बाकी युग और दौर और उसके अलावा टेक्नोलॉजी मीडिया में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील है। देखिए, मीडिया को कई ग्रुपों में बांटा जा सकता है। अगर आईटी सेल है तो वैसे ही हाउस जर्नल निकलता है, चाहे वो बिजनेस हाउस का निकले या कॉर्पोरेट हाउस या पार्टीज का निकले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मीडिया केवल डेमोक्रेसी के लिए है, फुल टाइम जिसके मीडिया पर्सन काम करते हैं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रभाव मंडल में न आए। जब हम सारे सवाल उठाते हैं, आपसे और बात करते, आपसे बात तो क्योंकि इस शो में नहीं हो पाएगी, मैं कह रहा हूं कि पहले जमाने में
कवियों के बारे में कहा जाता है कि मरा हुआ है, भूख से मर गया तो महान कवि है। पहले पत्रकार जो है बड़ा बड़ा मोटा मोटा चश्मा लेकर के, झोला लेकर के और 2 रुपया के दवा के बिना दम तोड़ दे तो वो बहुत देशभक्त है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि एक एक पत्रकार आज 4-4 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है, उसके पास घर है, उसके पास द्वार है, बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ी है। ये तो मीडिया का मूल्य बढ़ा तब। देखिए विजेंद्र जी, यह एक पहलू है। 90% एक सेकंड 90% मीडिया भूखे मर रहा है। अरे देखिए गलत बात है। देखिए 2% लोग करोड़पति हैं, 90% मीडिया पर्सन भूखे मर रहे हैं। न उनकी आजीविका की सुरक्षा है, न पैसे की सुरक्षा है, न जीविका की सुरक्षा है। और 50 से 60 के बीच में असंख्य पत्रकारों की बेमौत हो रही है। आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप प्रोफेसर के बराबर हर तरीके से काम करते हैं। एक प्रोफेसर 3 लाख की सैलरी पाता है और आपके यहाँ 3% भी 3 लाख की सैलरी नहीं पाते हैं। तो हमें एक सर्वांग पक्ष देना होगा, पूरा परिदृश्य दिखाना होगा। और कई सारे हम लोग के पास भी भ्रम है, उन भ्रम को तोड़ करके पूरा एक साइंटिफिक और एक व्यापक पिक्चर हमें देना होगा। तब मीडिया का समाधान लोकतंत्र के आईने में और कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी के आईने में निकलेगा। और फिर जाकर के जो है उस मीडिया से समाज, लोकतंत्र और समाज का, तीनों का जो है भला होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, मनोज जी चला रहा है, ठीक है। नमस्ते जी। नहीं, गहराई की बातें और होती हैं, लेकिन प्रेजेंट की बात जो चल रही है वो तो अच्छा ही बता रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बने रहिए। मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या है? यह रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है या बिल्कुल निरपेक्ष स्थिति है? संवैधानिक बोलिए, मीडिया को संवैधानिक, स्वतंत्रता नहीं, संवैधानिक। बिल्कुल जो है मीडिया के संवैधानिक, लीगल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मीडिया का यह भी बहाल हो जी। और वह बिल्कुल जिस तरह से MP MLA के लिए क्वार्टर हो, आने वाले दिनों में हम जैसे पत्रकारों की भी पहचान हो। हम लोग का भी नेम प्लेट दिल्ली में लगे, MP क्वार्टर के बगल में, मनोज जी का भी बगल में लगेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर पहले प्रधानमंत्री के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द कंट्री आता था। वो बड़ा गर्व की बात थी, मैं इसे गर्व की बात मानता हूँ। आपके प्रयास को परिणाम मिले, आपके प्रयास की सगुन अभिव्यक्ति हो। जो भूखे नंगे जो जंतर मंतर पर जो झोला लेके घूम रहे हैं, खाने का पैसा नहीं है, ऐसे पत्रकार को अभी आपके अभियान से बल मिलेगा, पहचान मिलेगी। आप इस अभियान को जारी रखिए और हम भी अपने चौपाल को जारी रखेंगे। कल गंभीर विषय पर फिर इसी वक्त में आपसे मिलेंगे। बहस ना भी अच्छी लगे तब भी हमारे हिम्मत को मत तोड़िए, क्योंकि यह तकनीकी कारणों से बातें बीच में गड़बड़ होती है। लेकिन हम लोग की नीयत, हम लोग का लक्ष्य स्पष्ट है। हम समाज में एक नई बहस पैदा करना चाहते हैं, कोई थोपना नहीं चाहते अपनी बात को। हम केवल आग के ऊपर जो राख, जो आगे चल करके कोई नई बात पैदा हो सके इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।